गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? वेलकम। सो गाइज, आज सेकंड डे है एनसीईआरटी क्लास का। डेमो क्लास करनी थी हमें 5 डेज तक। उसके बाद लॉक्ड करके पढ़ाएंगे बच्चों को, जो आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। तो कल तक हम हमारे स्रोत के बारे में बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, किस तरीके से हम अपने इतिहास के उन स्रोतों पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर लेते हैं उन इतिहास के स्रोतों को। जो मैं आपको आपकी कॉपी में एक चार्ट बनवाऊंगा, वो चार्ट आपको तैयार करना है मेरे साथ। ठीक है ना? तो एग्री हैं सब लोग? बताइएगा। मॉडर्न के ज्यादा टॉपिक नहीं है मेरे भाई, मॉडर्न के कुछ टॉपिक रह गए बस। साइमन कमीशन के बाद थोड़ा सा रह गया, 8-10 दिन का मैटर रह गया मॉडर्न में। आज क्लास होगी आपकी मॉडर्न में, चिंता मत करिएगा। चलिए, तो एक हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, ये सब हमारी क्लास का पार्ट रहेगा। फर्स्ट हम दो तरीके से बांटते हैं इनको, आपने देखा होगा। पुरातात्विक स्रोत। अच्छा, एक काम करें क्या, मैं 2-3 पेज पे सेट कर दूंगा इसको, आप अपने हिसाब से एक पेज पे सेट कर लेना। आपकी कॉपी को आप घुमा लो, ऐसे लिखते हो ना, उसको ऐसे कर लो। तो उस पर बढ़िया चार्ट बनाना है ताकि आपके एक ही क्लास में आ जाए। नहीं, वो फर्स्ट वाला बैच जो है हमने इसी में मर्ज कर दिया है। उस बैच में हम एनसीईआरटी ना पढ़ा के एनसीईआरटी का सार पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट जो एनसीईआरटी का हमने बैच लॉन्च किया था, उन बच्चों को हमने यही लॉन्च मतलब ऐड कर लिया है। ठीक है ना? चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको मोटा लिख लेता हूँ, तो आप मेरे साथ ही इसको सेट कर लेना। प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो पुरातात्विक और साहित्यिक, पहला डिवीजन तो आप ये दे दीजिए इसमें। पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, उन पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग किन चीजों को काउंट करते हैं, यहां पे देखिए। अभिलेख इसी में आएंगे, हमारे स्मारक या जो भवन होते हैं वो इसी में आते हैं, हमारे सिक्के, हमारी मूर्ति कला, हमारी चित्रकला, और दोस्तों हमारे जो मोहरे हैं वो भी इसी का पार्ट मानी जाती हैं। ये पुरातात्विक जानकारी हमें देती हैं। ठीक है ना? अब साहित्यिक जो स्रोत होता है उसको हमने वापस दो पार्ट में बांटा। एक तो होता है भारतीय साहित्य, और एक होता है हमारे पास विदेशी साहित्य। अच्छा, जो भारतीय साहित्य है ऐतिहासिक स्रोत में, वो भी हमने 2-3 तरीके से बांट दिया। ठीक है ना? कैसे बांट दिया? देखिए, भारतीय साहित्य में बात करेंगे तो एक तो होगा धार्मिक साहित्य, और एक होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है ना? एक क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष होगा। इसके अलावा एक आपको मिलता है इसमें संगम साहित्य। और दोस्तों, अगर हम इस विदेशी साहित्य की बात करें, तो ये विदेशी साहित्य भी हमने 3 तरीके से डिवाइड करना है। विदेशी साहित्य को 3 तरीके से कैसे डिवाइड करेंगे? पहला, यूनानी एवं रोमन लेखक। दूसरा, चीनी लेखक। और थर्ड पॉइंट रहेगा इसमें अरबी लेखकों का।
क्लियर है यहां तक का पूरा मैटर आपके माइंड में? यस, गुड मॉर्निंग सबके लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये जो धार्मिक साहित्य है इसको फिर तीन तरीके से बांट देते हैं हम लोग। ब्राह्मण साहित्य, सेकंड बौद्ध साहित्य, और थर्ड जैन साहित्य। थर्ड क्या हो जाएगा अपने पास? जैन साहित्य हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा धर्म निरपेक्ष साहित्य, फिर हमारे पास आएगा संगम साहित्य। इस तरीके से इस पे अगर हम बात करना शुरू करते हैं तो यहां तक आप सब लोग लिख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे इस पर। एक बार डन हो जाए तो बताइएगा, स्किप करके इसको आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले अब मैं इसमें एक बार आपका ये जो ब्राह्मण साहित्य है इसको डन कर देता हूं, ठीक है ना? फिर हम आगे बात करेंगे। ये जो ब्राह्मण साहित्य था, अगर हम इस ब्राह्मण साहित्य को डिवीजन देते हैं सबसे पहले, तो ये कितने तरीके से आपको दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहले आपको वेद दिखाई देंगे। इनकी संख्या 4 हो गई। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये वैदिक साहित्य है। फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। आप जानते हो जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण था, कौशिक ब्राह्मण था, गोपथ ब्राह्मण था, आदि। तो ये बहुत सारे हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आपने देखा होगा आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। जैसे तैतरीय था, मैत्रायणी था, आदि। फिर आपने देखा होगा उपनिषदों की रचना होती है। ये सब ऐतिहासिक स्रोत के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है ना? जैसे आपको फॉर एग्जांपल छांदोग्य उपनिषद था, कठोपनिषद था, आदि। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, जितने संभव है उतने लेने का प्रयास करें। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आएगा, ठीक है ना? फिर वेदांग आ गए। इनकी भाषा को अच्छे से समझने के लिए वेदांग आ गए। उपनिषदों को हमने वेदांत कहा। वेदांगों की संख्या 6। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ये सब क्या थे? वेदांग हुआ करते थे, ठीक है ना? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, और फिर छंद, आदि। वेदांगों के बाद अगर हम वैदिक साहित्य में और पार्ट देखते हैं तो उपवेद थे। वेदों के उपवेद लिखे गए थे। ये भी 4 वेद हैं, तो 4 वेदों के 4 उपवेद आ जाएंगे। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद एंड शिल्प वेद। ये सब वैदिक का ही पार्ट है, ठीक है ना? इसके बाद वैदिक में षड दर्शन आता है। ये वैदिक का पार्ट है। 6 प्रकार का भारत में दर्शन था: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक
पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है ना? फिर इसी के आगे सरदर्शन के आगे लिखना है आपको, महाकाव्य थे अपने पास, पुराण थे अपने पास, स्मृति ग्रंथ थे अपने पास। ये सब किस में आएगा, इसमें जोड़ देना आगे आप। ये सब पार्ट होता है, हाँ भाई ये क्लास लाइव चल रही है, ये सब पार्ट होता है किसका, ब्राह्मण साहित्य का। ब्राह्मण साहित्य के बाद अब हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के नीचे भी इसमें ऐड करना चाहेंगे। तो बौद्ध साहित्य में आपको सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, प्रमुख 3 पिटक हुआ करते थे इनके, ये जो मेन इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अगर बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और कुछ ग्रंथ हैं, दिव्यवदान था, मिलिंद पनो था, बहुत सारे ग्रंथ थे। ठीक है ना, दिव्यवदान था, मिलिंद पनो था, बुद्ध चरित था। ये सब प्रमुख क्या थे, बौद्ध साहित्य के पार्ट थे। जैन साहित्य की बात करें, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर हम बात करें संगम साहित्य की, इसके बाद किसकी बात करेंगे हम लोग, सॉरी जैन साहित्य हो गया, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में कुछ ग्रंथ आपने देखे होंगे, तिरुकुरल था या नहीं था बताइए, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, और वहीं हम धर्म निरपेक्ष साहित्य की बात भी करेंगे कि धर्म निरपेक्ष साहित्य जो इतिहास के स्रोतों में काम आता है, वो कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे। जैसे अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ये कैसा साहित्य है, ये धर्म निरपेक्ष साहित्य है। मुद्रा राक्षस है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मुद्रा राक्षस है, राजतरंगिणी है। ये सब क्या है, ये सब धर्म निरपेक्ष साहित्य है। ठीक है ना, और भी थे, जैसे हर्षचरित को ले सकते हो आप इसमें। ये सब आपको समझ के चलना है, ये सब क्या है, ये ऐसा स्रोत है, ऐसा सोर्स है, गुड मॉर्निंग, जो हमें हमारे इतिहास के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। इसके बाद अगर हम बात करें, लिख लिया आपने ये सब, थोड़ा आगे बढ़े।
आज जो चीज पढ़ेंगे वो बहुत यूनिक पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। इसके बाद हमने बात की थी विदेशी यात्रियों की। विदेशी यात्रियों को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ था, यूनानी एवं रोमन लेखक। इनमें कौन कौन आ जाते हैं, मेन मेन की अपन बात कर लेंगे। मैगस्थनीज था, हेरोडोटस, टॉलमी। मैगस्थनीज, हेरोडोटस, टॉलमी, नियार्कस, एरिस्टोबोलस। इसके साथ ही चीनी यात्रियों की बात करें, फायान था, वेनसांग था, इत्सिंग आया था, आदि। और अरबी लेखकों की बात करें जो भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस भारत नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब भारत आए हुए हैं, मैंने ये नहीं लिखा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये यूनानी और रोमन लेखक हैं जो भारत के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, यस। अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता आदि, ये सब आपको एक ही फ्रेम में किताब में अपने जो है कॉपी में सेट कर लेने एक पेज पे, क्योंकि आपकी पेन की हैंडराइटिंग से आप लिखेंगे तो एक पेज पे सेट हो जाएंगे। इसका फ्लो चार्ट बना करके क्या हम इसको एक पेज पे फिट कर पाएंगे अपनी कॉपी में? बताइए कमेंट करके, यस या नो, फटाफट। अब मैं आपसे पूछूंगा बाद में, फिर कॉपी चेक करूंगा ना आपकी सबकी। ध्यान रखना, नोट्स तो आपसे ही लूंगा ना मैं बनवा के इसके। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कंटेंट पे। आज का टॉपिक, पूरा स्थल क्या होता है, टीला क्या होता है, और स्तर विन्यास क्या होता है, ये 3 चीजें समझेंगे। ये आपके इतिहास में पुरातत्व से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पूरा स्थल क्या होता है, यस बनाना है आपको। टीला क्या होता है और स्तर क्या होता है। देखिए मोटी भाषा में समझा देता हूं आपको। आज हम और आप यहाँ रह रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हजारों सैकड़ों साल बाद हमारी जो मानव बस्ती है वो यहाँ से या तो मिट जाएगी या पलायन कर जाएगी। ऐसी सिचुएशंस होती थी। तो मानव समुदायों के जो अवशेष बन जाते थे और इकट्ठे हो जाते थे उनको हम टीला कहते थे। यानी आवासीय मलबों से जो ढेर बनता था वो टीला कहा जाता था। अब याद रखना, टीला और स्तूप दो अलग अलग शब्द हैं। स्तूप भी प्राचीन काल में मिलता है, स्तूप का मतलब ढेर होता है, और टीला अलग चीज है। अब हमारी देसी भाषा में तो टीला और ढेर एक ही चीज होती है नहीं होती है, बताओ। तो पुरातात्विक वस्तुओं और उनकी जो संरचना होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके निर्माण या उसके प्रयोग, या फिर हम लोग बात करें कि हम जहाँ रह रहे हैं तो हमारा जो आवासीय मलबा बनता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, टीले का निर्माण होता है। सबसे पहले हम टीले पे बात करते हैं, ठीक है ना। टीला, तो टीला क्या होता है इसको समझिएगा। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
किसी क्षेत्र विशेष में भूमि खंडों के लगातार उपयोग एवं पुनः उपयोग से आवासीय मलबे का निर्माण होता है। उसे टीला कहा जाता है। आप जान गए कि टीला क्या होता है? बताइए, टीला समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। भाई, जब कोई व्यक्ति लगातार एक ही जगह पर रह रहा है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने कि किसी क्षेत्र विशेष में भूमि खंडों के लगातार उपयोग एवं पुनः उपयोग से आवासीय मलबे का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है, सुनिएगा। टीले के बाद अगली कहानी क्या होती है, नेक्स्ट लिखिए। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में भाई हमने इसको या तो कुछ समय के लिए छोड़ दिया, या हमने इसको स्थायी तौर पर छोड़ दिया, तो उस स्थिति में क्या रहेगा, समझिए इस बात को। उस स्थिति में क्या रहेगा, जब हम अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हवा या पानी की क्रियाशीलता उसमें मिलती है, और इन टीलों में क्या आ जाता है, कटाव आ जाता है। तो अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी, भाई आप कहीं रह नहीं रहे, कोई बारिश आ गई, पानी से कटाव आ गया, हवा से कोई अंधड़ आ गया, धूल मिट्टी उड़ने लग गई, तो ऐसी चीजें, यानी कि वायु के द्वारा भी तो मृदा का अपरदन होता ही है, छोटी सी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। और यहाँ की भी बात कर रहे हैं, तो अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्या होती है, क्रियाशीलता होती है, और हवा या पानी की क्रियाशीलता से क्या होता है, यानी कि इन टीलों के या इन खंडों के, इन टीलों के या इन खंडों के क्या आ जाता है, स्वरूप में अंतर आ जाता है। एक बार कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट ये सेकंड वाली लाइन आपके समझ में आ गई क्या? सर मैं बस में बैठ करके क्लास देख रहा हूँ और बहुत आदमी साथ में देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। देखिए, तो ये बात समझ में आ गई आपके कि अल्पकालीन या स्थायी परित्याग जब हम किसी जगह का कर देते हैं, सीधी सी बात है, आज आप अपने घर पे भी मत रहो, 6 महीने बाहर चले जाओ, तो घर में भी आपको स्थिति बहुत बेकार मिलेगी। जब आप 1 साल अपने घर को ही बंद रखोगे और 1 साल बाद घर में वापस आओगे, तो घर की स्थिति कैसी दयनीय हो जाती है। सेम पोजीशंस उन टीलों के साथ भी ऐसा हुआ। संस्कृतियां, सभ्यताएं पलायन कर गई, मिट गई, चली गई, सब समाप्ति की ओर आ गया। ठीक है ना? तो इन टीलों में क्या हुआ, अब इन्हीं टीलों के आधार पर हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इन टीलों से हमें क्या प्राप्त होता है, इन टीलों से हमें स्तर प्राप्त होते हैं। आपकी भाषा में इन स्तरों को आप परत मान सकते हो। आप जमीन की यहां पर इस तरीके से खुदाई करो, तो आपको कुछ अलग ही परतें दिखाई देंगी, इस तरीके की। आपने दिखाई देगा कि
यहाँ किसी अलग कलर की मिट्टी निकल रही है, यहाँ किसी अलग कलर की मिट्टी निकल रही है, यहाँ कोई वस्तुएं प्राप्त हो गई। आप जितना उस जमीन को खोदते जाओगे उतने स्तर आपको वहां से प्राप्त होते चले जाते हैं। क्या प्राप्त होते चले जाते हैं? स्तर। और इसी को स्तर विन्यास पद्धति कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, स्तर विन्यास पे भी आएंगे। फिर उनके आधार पर हम क्या करते हैं? प्राचीन आवासों का पता लगाते हैं। पुरातत्वविद इसी पे तो काम करेगा। तो इन टीलों से हमें स्तर प्राप्त होते हैं, और स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से, यानी स्तरों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनसे हमें क्या होता है? प्राचीन आवास का पता लगता है। इन टीलों से स्तर प्राप्त होते हैं, तथा स्तरों से प्राप्त वस्तुओं से हमें प्राचीन आवास का पता चलता है कि मनुष्य कहाँ रहता था, और मनुष्य की पोजीशन क्या थी, उसके रहन सहन क्या थे, उसका पूरा ढंग क्या था। ये सारी चीजें जो है वो हमें समझनी होती है एक बार। तो ये सब चीज इसी से पता चलेगी। लिखिए इसको एक बार जब तक। लिखिए। देखिए, तो हमें प्राचीन आवास का पता चलता है, ठीक है ना। ये जो सभी स्तर होते हैं, रंग रूप, आकृति, और जहां तक कि वस्तुओं में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से भी भिन्न होते हैं। तो इस बात को समझिएगा पूरे तरीके से। अब क्या होता है, कुछ ऐसे स्तर होते हैं जो परित्यक्त स्तर होते हैं, जिनका परित्याग कर दिया जाता है। इन परित्यक्त स्तरों को हम लोग बंजर टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग बंजर टीला कहते हैं। लिखिए फटाफट जल्दी से। या फिर बंजर स्तर कहा जाता है। कौन सा? परित्यक्त स्तर जो होता है। अब सबसे इसमें जो निचला स्तर प्राप्त होगा वो प्राचीनतम कहलाएगा। भाई, सबसे नीचे जो चीज मिलेगी वो सबसे पुरानी है, और फिर उसके बाद सबसे ऊपरी जो स्थल है वो सबसे नवीनतम कहलाएगा। क्या है? सबसे ऊपरी स्थल क्या कहलाता है? नवीनतम कहलाता है। ये 5 दिन के लिए डेमो क्लास रखी है। एनसीईआरटी की क्लास है। दुनिया के हर एग्जाम में इसमें से सवाल आते हैं। आप डेमो क्लास कर रहे हैं, 5 दिन बाद जो बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हीं की क्लास रहेगी। सेकेंड डे है, कल 2 घंटे पढ़ाया था। आज आप देख लीजिए कि क्या पोजीशन है। इस तरीके से हम लोग इसको बात करेंगे। ये स्लाइड अगर आपका डन हो गया हो तो मुझे बताएं एक बार। क्लियर हो गया?
इन स्तरों के अध्ययन को भी इन स्तरों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हम लोग किसी चीज, अब मान लो हमें जमीन में खुदाई के द्वारा कोई चीजें प्राप्त हुई, तो जमीन में खुदाई से जमीन में जो खुदाई के स्तर प्राप्त होते हैं उनसे भी हम उनकी आवासों का पता लगा लेते हैं। आपने एक देखा होगा, पेड़ आपने कभी कटता हुआ देखा है? पेड़ के तने को जब हम काटते हैं तो पेड़ के तने में कुछ ऐसी आपको पोजीशंस दिखाई देती है पेड़ का तना जब आप काटते हो तो। बताओ, दिखता है नहीं दिखता है? इसको वृक्ष वलय पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पेड़ों में दिखाई देती है, वृक्ष वलय निर्धारण पद्धति। ये स्तर क्रम विज्ञान में आएगा। इससे क्या करते हैं हम लोग? पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ों की आयु ज्ञात हो जाती है कि कौन सा पेड़ कितनी उम्र का होता है। ये आइडिया बताया मैंने, अभी पढ़ाएंगे जब इसकी डिटेल लिखाएंगे पूरे तरीके से। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना? और इस स्तर क्रम विज्ञान से ही हमें क्या चलता है? हमें पता चलता है, अर्थात इनके अध्ययन से एक पूरी संस्कृति, हमें एक पूरी संस्कृति या फिर एक पूरा स्थल का, या फिर एक पूरा स्थल का सांस्कृतिक कालक्रम ज्ञात हो जाता है। इस तरीके के काम को करने वाले व्यक्ति कौन थे सबसे पहले? ठीक है ना? भारत में कार्य करने वाले पेशेवर पुरातत्वविद जॉन मार्शल थे। भारत में, हाँ, जितना बड़ा वलय होगा उतना पुराना पेड़ होगा। इन्होंने अपने यूनानी एवं क्रीट के अध्ययनों को आधार बनाकर उस अनुभव के आधार पर भारत में कार्य किया। तो एक तरीके से पहला एक कोई पेशेवर पुरातत्वविद जो भारत में काम कर रहा है, ये था। और इनका जो कार्यकाल था वो भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। इनका काल भारत में पुरातत्व के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन
का काल कहा जाता है? व्यापक परिवर्तन का काल कहा जाता है? अब इसमें क्या था, इसमें एक दोस्त था। जॉन मार्शल क्या करते थे, सुनिएगा। इन्होंने क्या किया, अब यहां पे आपको जो चीजें समझनी है वो समझनी है उत्खनन की विधियां। ये दो होती हैं, एक लंबवत उत्खनन होता है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, और एक क्षैतिज उत्खनन होता है। अब लंबवत उत्खनन में तो मान लो आपने इस तरीके से कोई खुदाई की और यहां आपको कुछ चीजें मिली, और क्षैतिज उत्खनन में क्या होता है, आपने इस तरीके से कोई खुदाई की, यहां आपको कुछ चीजें प्राप्त हुई। क्षैतिज उत्खनन और लंबवत उत्खनन दो तरीके से उत्खनन होता है, ठीक है ना। अब जॉन मार्शल क्या करते थे, जॉन मार्शल ने क्या किया, स्तर विन्यास जो कि यहां से प्रॉपर वे में प्राप्त होगा, इस स्तर विन्यास को जॉन मार्शल ने क्या किया, अनदेखा किया। और अनदेखा करने के बाद इन्होंने संपूर्ण टीलों की क्षैतिज खुदाई को वरीयता दी, संपूर्ण टीलों की क्षैतिज खुदाई को वरीयता दी। ये जॉन मार्शल ने काम किया था, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि इन से प्राप्त इस क्षैतिज इकाई को वरीयता दी, जिससे प्राप्त वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जाता था। इसका नुकसान ये रहा इसका नुकसान ये रहा कि कई बार नई खोजों के संदर्भ में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती थी। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं बताइएगा फटाफट। इसको चेंज किया था, व्हीलर ने इसका निदान किया था। ये जो समस्या जॉन मार्शल ने पैदा कर दी, ठीक है ना, व्हीलर ने इसका निदान किया था। अरे यहां तक की बातें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया हो तो मामला मैटर बताइए मुझे। अभी क्या वो, हाँ बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैडम का फोन आया था और वो ऐसे मेरे को बोल रही थी कि भाई पेपर वन की क्लास मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, तो क्या करना है उसका बताइएगा।
क्या करना है उसका ये बताइएगा। तो एक फोन पे ही लॉगिन होगा अब हमेशा सबका? अब इसमें क्या हुआ, नई तकनीकों का समावेश होता है। और नई तकनीक में क्या हुआ, 1944 में मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर जो थे, ये क्या बनाए गए थे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बनाए गए थे। पढ़ लेंगे इसको थोड़ी देर। नई तकनीकें आई 1944 में, व्हीलर को एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है ना, व्हीलर को एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फिर इन्होंने इस समस्या का निदान किया था। इन्होंने इस समस्या का निदान किया। इन्होंने क्षैतिज इकाई के उत्खनन की बजाय किसी टीले के स्तर विन्यास क्रम के आधार पर उत्खनन को वरीयता दी। उत्खनन को वरीयता दी। व्हीलर द्वारा ही पुरातात्विक उत्खनन में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया, क्योंकि ये पूर्व ब्रिगेडियर रह चुके थे। देखो मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि ये उत्खनन है दो प्रकार का, लंबवत और क्षैतिज। तो स्तर विन्यास पता चल जाते हैं हमें, फिर हमें किस स्तर पर खुदाई करनी है, किस कालक्रम की खुदाई करनी है, उसी स्तर विन्यास के आधार पर क्षैतिज उत्खनन करना चाहिए। अब भारत में चूंकि पहले पेशेवर पुरातत्वविद जॉन मार्शल हुए थे, तो जॉन मार्शल ने इस को स्तर विन्यास को अनदेखा करके वरीयता दी थी इसको। ठीक है ना, ये इसके बाद इन्होंने संपूर्ण टीले की क्षैतिज खुदाई को वरीयता दे दी, जिससे प्राप्त वस्तुओं को सामूहिक रूप से इन्होंने जितनी चीजें मिली, अब ये चीजें जो मिली क्षैतिज में, कौन सी वस्तु किस स्तर से प्राप्त हुई है ये नहीं बताया। अच्छा सीधे एग्जाम्पल पे समझो, मोहनजोदाड़ो जो नगर था वो 7 बार बसा था और 7 बार उजड़ा था। कितने लोग जानते हैं कि बाढ़ आई थी, बाढ़ आती थी जिससे मोहनजोदाड़ो नगर विनिष्ट हो जाता था, वहां फिर से जनजीवन पैदा हो जाता था, वहां फिर से लोग बाग आ जाते थे, 7 संस्कृतियां डेवलप हुई।
अब इन्होंने मोहनजोदाड़ो से उत्खनन के द्वारा आपको आज भी पढ़ने को यही दे रखा है कि मोहनजोदाड़ो से ये वस्तु मिली, स्नानागार मिला, ये मिला, अन्नागार मिला, नर्तकी मूर्ति मिली, ये मिला, वो मिला, पूरी चीजें सामूहिक रूप से दे दी। क्या हमने ये इतने डिटेल में पढ़ा कि वो मूर्ति किस स्तर विन्यास की थी? क्या 7 बार जो नगर बसा तो वो पहली बार की थी, तीसरी बार की थी, अंतिम बार की थी? स्नानागार कौन सी टाइम का था? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। तो स्तर विन्यास उसके कालक्रम का पता लगाता है, और क्षैतिज जो विन्यास होता है, फैली हुई जो खुदाई होती है, उसके विस्तृत एरिया का पता लगाती है। तो स्तर विन्यास का अध्ययन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम स्तर विन्यास का अध्ययन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको, बताऊं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने ऐसा कार्य किया, जॉन मार्शल ने। देन फिर इसमें ये सेना में थे, एक ब्रिगेडियर थे। ये लाइन डायरेक्टली परीक्षा में पूछी गई है, किसने एक सैनिक परिशुद्धता का पुरातत्व में समावेश किया। पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो वो मार्टिमर व्हीलर थे। एएसआई का डायरेक्टर इनको 1944 में बनाया गया। और जब इनको एएसआई का डायरेक्टर बनाया गया, तो देन उस डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने क्या किया कि इस समस्या का निदान किया और क्षैतिज इकाइयों के उत्खनन की बजाय टीले के स्तर विन्यास के क्रम के आधार पर उत्खनन को वरीयता दी थी, ताकि चीजों को उस स्तर या क्रम के आधार पर क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके, और उसको ये बताया जा सके कि भाई ये इस कालक्रम की है, ये इस कालक्रम की है। तो ये वाली बात थी। ठीक है ना? तो लिख लो इसको आप यहां तक एक बार। चलिए, अभिलेखों पे हम बात कर चुके हैं। अगली हेडिंग में हम बात करेंगे अभिलेख की। अब अभिलेखों के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी है। पहला, तो आम भाषा में थे। अभिलेखों की विशेषता आम जन की भाषा होती थी, प्राकृत आदि। दूसरा, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। तीसरा, ये धातु एवं पत्थर की कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते थे। क्यों? ताकि ये स्थायी बने रहें। ये अभिलेखों की ही विशेषताओं पे बात कर रहा हूं मैं, इनके बारे में बताया था। ये क्या होते थे? स्थायी प्रमाण होते थे। अब इसमें क्या होता था, अभिलेख जो होते हैं वो विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष कार्यों की ही सूचना देते हैं। कभी किसी अभिलेख में आपने पढ़ा कि कौन सा किसान कैसे खेती करता था, कौन सा पशुपालक कैसे पशु चराता था, या कोई आम आदमी कैसे व्यापार कर रहा है? अभिलेख में ऐसी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। हाँ, आपने आगे चल के जो अभिलेख देखे उनमें देखा व्यापारिक श्रेणियों के द्वारा कोई विशेष कार्य करवाए गए, वो व्यापारिक श्रेणियां अभिलेख बनवाती थी। तो विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष कार्यों की सूचना इन अभिलेखों के माध्यम से मिलती थी। अब इसमें दो प्रकार की चीजें होती थी। ये कई अभिलेख तिथि युक्त होते हैं और कई अभिलेख बिना तिथि के होते हैं। अब ये जो घुमाया है मैंने आपको, यहां से घुमाया है कि जो बिना तिथि का अभिलेख है, फिर हम कैसे बताएंगे? इसमें तो डेट ही नहीं है। ठीक है ना?
अब इसका जो अध्ययन होता है वो पुरालिपि शास्त्र के आधार पर किया जाता है। अब हम अभिलेख पढ़ना सीखेंगे, तो इसलिए इतना सा अभिलेख के बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब हेडिंग बनाएंगे हम, अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अब इतनी बारीक चीजें भी आपको बता रहे हैं हम, तो आपको नहीं लगता कि आप ट्रेंड हो जाओगे इस बैच में। 12th एनसीईआरटी चैप्टर 2 लिपि के माध्यम से, वेरी गुड। अर्थ निकालने का जो आधार है वो है लिपि। ठीक है, कौन सी है? लिपि। अब लिपि के बारे में बात करें तो एक लिपि आती है अपने पास, ब्राह्मी लिपि। इसके लिए दो पॉइंट बनाते हैं। पहला, कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जो भी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं और उन प्रयुक्त लिपियों का मूल आधार कौन है? ब्राह्मी लिपि ही है। सब ब्राह्मी से निकली हुई हैं। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान रखना इस बात को। और अशोक के अभिलेखों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। अशोक के अभिलेखों में क्या मिलता है हमें? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। अब क्या हुआ, सिचुएशंस आगे बढ़ रही थी, सुनिएगा। 18वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन विद्वान थे। 18वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियनों ने भारतीय विद्वानों की सहायता से लिपियों का अध्ययन करने का प्रयास स्टार्ट किया था। ठीक है ना? क्या किया था इन्होंने? आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कुछ पांडुलिपियों का अध्ययन प्रारंभ किया था। आधुनिक बंगाली एवं देवनागरी लिपि में कुछ पांडुलिपियों का अध्ययन प्रारंभ करवाया। कुछ पांडुलिपियों का अध्ययन प्रारंभ करवाया उनके अक्षरों की तुलना प्राचीन अक्षरों से या प्राचीन ब्राह्मी लिपि से की थी इन्होंने। ठीक है ना? अब ब्राह्मी लिपि पे थोड़ी सी बात और कर लें। लिख लिया आपने?
मैंने अभी अभी बताया आपको कि ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की अधिकतर लिपियों का उद्भव ब्राह्मी से हुआ है। किससे होता है? ब्राह्मी से होता है। ठीक है ना? आरंभ में अभिलेखों या पांडुलिपियों का अध्ययन करने वाले लोगों ने इसे संस्कृत समझ लिया। क्या समझ लिया? इसको संस्कृत समझ लिया था। लिपि के बारे में बात करें, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि थी। ये क्या था? ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि थी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा। एक ब्रैकेट बना लें ऐसा। ये देवनागरी हिंदी है। इसमें इसमें बड़ा अंतर नहीं है। सब कुछ विकसित यहां से हुआ है। ये आरंभिक बांग्ला है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है ना? डेवलपमेंट ऐसे ही दिखाई देगा। आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी और बांग्ला। ये इस तरीके की एक लिपि है जो मलयालम में आएगी। किस में आएगी? मलयालम में। ये भी यहीं से निकली हुई है। और एक लिपि आती है, ये ये भी एक लिपि है, तमिल लिपि है। अब मुझे बताओ, सबका स्वरूप ये आ लिखा हुआ है लगभग। क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है। ये सब एक जैसा है कि नहीं है? अब ये लिपियां ऐसी थी जबकि प्रारंभिक जो अभिलेख थे वो इनमें तो थे ही नहीं, वो तो प्राकृत में थे। अब मुद्दा सोचनीय ये है कि वो अभिलेख, नहीं मलयालम मेरे बनाने पे थोड़ा अलग हो गया होगा, बाकी है एक जैसा ही।
मलयालम जो है मेरे बनाने पर अलग हो गया होगा, है एक जैसा ही। एक तो इसमें ये आ जाएगा, मलयालम में क्या लिख रहे हो? लास्ट का दो जो बचा लिखना शुरू करता है के जैसा है। अच्छा, छोटा बच्चा जो लिखना शुरू करता है वैसा है। ये रहेगा मलयालम का, लगभग वो थोड़ा उल्टा बन गया था पहले। तो ये सेम सा ही है बिल्कुल। अब सिचुएशन ये आती है कि प्रारंभिक लिपियां ये थी, लेकिन प्रारंभिक अभिलेख तो प्राकृत में लिखे थे, ठीक है ना। फिर कई दशकों बाद एक विद्वान आता है जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, और इसने क्या किया, अशोक कालीन अभिलेख जो थे उनकी ब्राह्मी लिपि का 1837 में अर्थ निकालने में सफलता प्रारंभ की। इसने 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों का अर्थान्वेषण किया। क्लास पसंद आ रहा है आपको? बताइए कैसा चल रहा है, सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है? लिखिए जल्दी से। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ओके। अब ये तो ब्राह्मी की बात हो गई। कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों का अर्थान्वेषण किया, यानी कि उसका अर्थ निकाला, उसको पढ़ने का कॉन्सेप्ट बनाया था। ये भारत की स्थिति थी। फिर पश्चिमोत्तर भारत की कहानी और आती है, ठीक है ना। पश्चिमोत्तर भारत की कहानी आती है। तो आज तो इसको इतना ही रखते हैं। खरोष्ठी लिपि का अर्थान्वेषण कैसे हुआ, खरोष्ठी लिपि कैसे पढ़ने में आई, ये पता ही नहीं चला। कल बताएंगे खरोष्ठी लिपि कैसे पढ़ी गई। ये रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सेकंड डे है, 5 डेज डेमो क्लास रखा है इसमें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 बजे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करेंगे, साइमन कमीशन पढ़ेंगे, थोड़ी देर का ब्रेक देते हैं और 11 बजे फिर पुनः मुलाकात करते हैं। रिसर्च वाली क्लास टाइम निकाल करके ले लेंगे यूट्यूब पर, परेशान मत होइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।